हेलो स्टूडेंट, आज एक और शानदार वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सीखेंगे। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इसको देख करके ज़रूर जाना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ध्यान से इस चीज़ को समझना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ के जाना। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहली हेडिंग हम लोगों की पड़ेगी वो पड़ेगी चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? जिस प्रकार से हम लोग समझे थे वैद्युत फ्लक्स, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। ध्यान से समझना, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या? चुंबकीय बल रेखाओं की माप को, चुंबकीय बल रेखाओं की माप को, चुंबकीय बल रेखाओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका एक और डिफिनीशन देखा जाए तो वो होता है फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी चुंबकीय क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणन जो का होता है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये इसका फार्मूला होता है फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब ध्यान से समझना, यह एक अदिश राशि होता है। यह एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होगा वो वेबर होता है। वेबर होता है। इसको डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए, डायमेंशन की अगर बात करें हम, तो डायमेंशन इसका होगा क्या? फाई बी इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनटू क्षेत्रफल का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। एक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। और एक होता है टेस्ला, इसको टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला। ये होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। यहाँ पे हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर को लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। ये m है, ध्यान से समझिएगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर इनटू क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा nm, यानी न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL/t-2। मीटर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो L होता है और एम्पियर का A होता है। अगर यहाँ से हम निकालें
डायमेंशनल फार्मूला सी फाई बी का तो आता है ml², l और l का मल्टीप्लाई हो गया ml² t-2 और a ऊपर जाएगा तो a-1। ये आता है चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, क्योंकि इसी चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को ही हम पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हम थियरी नहीं लिखाएंगे, बस हम बोल देंगे, आप लोग थियरी खुद से नोट करिएगा। जब ओस्टर्ड ने ये बताया था कि वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, तो कई वैज्ञानिक इस तथ्य में जुट गया कि चुंबकीय क्षेत्र भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इसके लिए कई वैज्ञानिक लगे, तो सन 1831 में फैराडे ने इस नियम को खोज निकाला, इस नियम को दिया। वो नियम था क्या, उन्होंने एक काम किया, एक कुंडली लिए, एक ऐसे कुंडली बनती है, इसको इंग्लिश में कॉइल बोला जाता है, और यहाँ पे एक धारा मापी लगा दिया, इसको गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, जिसे इसको डिनोट किया जाता है। ये कुंडली हो गई। यहाँ पे उन्होंने एक काम किया क्या, यहाँ पे एक चुंबक लिया, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे ऐसे रखा और इसको आगे और पीछे दोनों ऐसे हिला रहे थे इसे। जब वो इस चीज़ को हिला रहे थे इसे, तो इस कुंडली में धारा का प्रवाह हो रहा था, धारा प्रवाह इसे हो रहा था। अब उन्होंने यहाँ से ये चीज़ निकाला कि जो चुंबक से जो धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को प्रेरित धारा तथा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस चुंबक से जो क्षणिक धारा जो उत्पन्न होती है, क्षण भर मात्र के लिए होती है, उस धारा को प्रेरित धारा तथा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्होंने कहा। तथा इस घटना को उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। उन्होंने ये कहा, इसका मतलब क्या होता है, चुंबक के प्रेरणा के द्वारा विद्युत को उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चुंबक के द्वारा विद्युत को उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, इंग्लिश में इसको इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है और उसको इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में तो आप हमें बता सकते हैं। ये नियम किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। और कब दिया था, 1831 ईस्वी में। किया क्या था इन्होंने एक ही चीज़ बताई थी कि अगर चुंबक इधर उधर करेंगे, चुंबक से चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, ऐसे चुंबकीय फ्लक्स ऐसे निकलता है, और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा धारा का प्रवाह होगा। जब भी चुंबकीय फ्लक्स में, यहाँ पे नोट्स में लिख लेना, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होगा धारा का प्रवाह होगा। जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा धारा का प्रवाह होगा। चुंबकीय फ्लक्स में क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन हो सकता है, तो वो परिवर्तन देख लेना कैसे कैसे परिवर्तन हो सकता है। कैसे, ध्यान से समझना। कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को गति करें यानी इधर उधर करें तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या चुंबक को स्थिर करके चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को गति करें तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा धारा का प्रवाह होगा, और उस धारा को हम बोलेंगे क्या, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, फिर से समझा दीजिए। तो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम भी अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश है। अब इसके आगे जो चीज़ हम लोग देखेंगे, इन्होंने तो दे दिया कि हाँ धारा का प्रवाह कैसे होता है, चुंबक को हिला डुला करके फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाता है, और फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा धारा का प्रवाह होगा, और उस धारा को हम क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे। इतना तो हो गया। अब इसके बाद लेंज ने एक नियम दिया इसी तथ्य पे, तो उसका लेंज का नियम थोड़ा देखेंगे हम। लेंज का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार इस नियम को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो इस नियम के अनुसार था क्या, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जिस कारक से उत्पन्न होती है उसी का सदैव विरोध करती है। ध्यान से समझना क्या, जैसे ये कुंडली है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर हम इस चुंबक को इधर की ओर ले जाते हैं तो धारा इधर से प्रवाहित होती है, यानी ऐसे चलती है। उल्टा अगर ये इधर की ओर चल रहा है तो ये इधर की ओर चलती है, ऐसे चलती है, ठीक। और अगर हम कुंडली ऐसे स्थिर रखें और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें और चुंबक को इधर की ओर ले जाएं तो धारा अब ऐसे विपरीत दिशा में चलती है, यानी ऐसे चलने लगती है।
इधर से इसे चलने लगती है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा लगता है कि इस कारक से उत्पन्न हुई थी तो इसी का ही विरोध करती है। लेंज ने यही नियम दिया था कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जिस कारक से उत्पन्न होती है उसी का सदैव विरोध करती है। लेंज का नियम यही था। नोट्स में एक चीज़ पूछा जाता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसका क्या मतलब, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जब विरोध करता है इसका, तो जब हम इसको पास लेकर आएंगे तो हमें कुछ न कुछ यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। अगर हम ये आकर्षित कर रहा है इसको, अगर इसको विपरीत अगर ऐसे खींचें हम इसको चुंबक को, तो भी यह यहाँ पे हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा इसको खींचने में। और जो हम लोग कार्य करेंगे वही इस कुंडली में जो कार्य होता है वह ऊष्मा के रूप में संचित होता है। और वही कार्य जो होता है वो ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है जब, तो हम यह कहते हैं कि ऊर्जा जो है वो हमेशा ही कंजर्व होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम कार्य करेंगे वो ऊष्मा के रूप में इस कुंडली में संचित होगा, यानी कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। अतः जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब हम आगे जो नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोगों के परिणामों को दो नियम के रूप में दिया जाता है। इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो दो भागों में दिया जाता है जिन्हें फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम कहते हैं। जो पहला नियम है वो हम थोड़ा देखेंगे, प्रथम नियम, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है। इसको आप ड्रॉप ना करिएगा, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम लिखने जा रहे हैं प्रथम नियम, आप भी साथ में लिखते हुए चलिएगा। जब किसी वैद्युत परिपथ से सहबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो विद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण बोलें तो मैग्नीट्यूड, जिसका जो परिमाण होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर
होता है। ये प्रथम नियम है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। जब किसी वैद्युत परिपथ से सहबद्ध यानी जो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है और उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह नियम है, यह कोई प्रूविंग नहीं है, नहीं तो हम आपको प्रूविंग जरूर बताते। अगर थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो मान लें यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो तो वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तब विद्युत वाहक बल कितना होगा, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। ई इक्वल टू होता है डेल्टा फाई बी बटे में डेल्टा टी। अगर किसी भी चीज़ का हमें दर निकालना होता है तो हम समय से भाग करते हैं। अब ये ऋणात्मक दर के बराबर है तो माइनस आगे लगा देंगे, ये हो गया। ठीक, ऋणात्मक चिन्ह यही प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यही प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये तो इतना हो गया। ठीक, ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, अगर हम मान लें कि माना कुंडली में n फेरे हों तब फार्मूला क्या होगा, तो सिर्फ n से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक फेरे के लिए ये है तो n फेरे के लिए E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी बटे में डेल्टा टी हो जाता है। ये वाला फार्मूला बन के आता है। ठीक है, यानी जब कुंडली में n फेरे होंगे तो सिर्फ इसी फार्मूले में n से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। E इक्वल टू होता है माइनस n डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। जो n डेल्टा फाई बी होता है, n डेल्टा फाई बी उसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिता या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। इंग्लिश में अगर इसको हम लिखें तो इसको इंग्लिश में लिखा जाता है फ्लक्स लिंकेजेस, यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n डेल्टा फाई बी को बोला जाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, फ्लक्स ग्रंथिका का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर टर्न जो होता है वो फ्लक्स ग्रंथिका का मात्रक होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये कभी पूछा नहीं गया एग्जाम्स में। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं।
इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या क्या करके कर सकते हैं। तो पहला होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करके कैसे चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करेंगे। तो जैसे मान लो कोई भी चुंबक है, हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, अगर आगे पीछे इसे हिला रहे हैं तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब इसके निकट आएगा कुंडली के, जब निकट आएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स इसे पास करेगा, लेकिन जब दूर जाएगा तो एक आधी फ्लक्स पास करेगा, फिर पास आएगा तो ज़्यादा करेंगे, यानी ऐसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा क्या नियम है, कुंडली को परिवर्तित करके, यानी या तो हम कुंडली को आगे पीछे ऐसे करें, चुंबक को ऐसे रखे रहें, तो जब कुंडली चुंबक के पास आएगी तो फ्लक्स ज़्यादा इसमें आएंगे, जब कुंडली इससे दूर जाएगी तो फ्लक्स कम आएंगे। यानी इससे भी कुंडली को परिवर्तित करके भी इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया जा सकता है। इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन कराया जा सकता है। ओके, तो दोनों प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, फैराडे का जो दूसरा नियम होता है वो होता है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह जिस या उस कारक का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है उसी कारक का विरोध करती है। यही हमने लेंज का नियम भी पढ़ा था और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। जो फैराडे का दूसरा नियम है वही लेंज का नियम भी कहलाता है। यानी अगर लेंज का नियम आपने याद कर लिया तो आप फैराडे का दूसरा नियम भी याद कर लेंगे। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। यानी किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे कि वह उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। ये फैराडे का दूसरा नियम था। अब जो आगे हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे परिमाण कितना होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। आप लोगों ने अभी आगे पढ़ा था फैराडे के प्रथम नियम में E इक्वल टू था माइनस n डेल्टा 5 बटे में डेल्टा टी। ये आपने अभी पढ़ा था। ऋणात्मक चिन्ह केवल यही प्रदर्शित करता है कि यह चुंबकीय फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी विपरीत दिशा में होता है। अगर हम यहाँ से प्रेरित इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल का जब अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें यानी परिमाण निकालें तो परिमाण कितना आता है E इक्वल टू n डेल्टा 5b बटे में डेल्टा टी, इतना आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से धारा निकालें, धारा का मान यानी प्रेरित धारा का मान निकालें तो धारा का मान क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था
V इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पे V अपान आर इक्वल टू आई हमने पढ़ा था ओम के नियम में। तो जो वोल्टेज होता है वही यहाँ पे विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है, यानी प्रेरित धारा का परिमाण होगा I इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर, प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध इतना है, तब धारा कितनी होगी, ई के जगह पे हम ये पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो I इक्वल टू एन डेल्टा फाई बी बटे में डेल्टा टी और नीचे क्या है आर है। तो ये वाला फार्मूला बन के आता है, ये प्रेरित धारा का फार्मूला है, प्रेरित धारा का फार्मूला है। प्रेरित धारा का फार्मूला ये होता है I इक्वल टू एन डेल्टा फाई बी बटे में डेल्टा टी इंटू आर, इतना होता है। और अगर इसमें हम प्रेरित आवेश निकालें, प्रेरित आवेश निकालें तो हमें फार्मूला मालूम है Q बराबर होता है I इंटू टी और यहाँ पे डेल्टा टी होता है, क्योंकि प्रेरित आवेश है इसलिए यहाँ पे समय में परिवर्तन होगा, समय अंतराल मान लो डेल्टा टी है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब Q इक्वल टू आई की वैल्यू इतनी हम पुट कर देंगे एन डेल्टा फाई बी, एन डेल्टा फाई बी बटे में डेल्टा टी, ये आई की वैल्यू हमने लिख दिया और यहाँ से डेल्टा टी लिख दिया। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यानी Q इक्वल टू आ गया, यानी प्रेरित आवेश इक्वल टू आ गया एन डेल्टा फाई बी, जहाँ पे n क्या होता है, सब जगह पे n होता है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या होता है n, और डेल्टा फाई बी होता है डेल्टा, अरे यहाँ पे r छूट गया था, सॉरी, ये r लगा लीजिएगा, नीचे r है, और डेल्टा फाई बी होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और R होता है प्रतिरोध, जो बाहरी प्रतिरोध होगा, जो तार का प्रतिरोध होगा वो R कहलाता है। यानी प्रेरित आवेश जो होता है वह समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है, 1 सेकंड में जो आवेश इसमें प्रेरित होगा वही 100 सेकंड में भी होगा, वही 200 सेकंड में भी होगा। यानी जो आवेश होता है वो समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है। बाकी प्रेरित विद्युत वाहक बल डेल्टा टी यानी इस पर भी निर्भर करता है और आई भी इस पर निर्भर करती है, ठीक। लेकिन प्रेरित आवेश जो होता है वो समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है। अब जो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको बता चुके हैं और दाहिने हाथ का नियम आज बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये तीनों उंगलियां इसे हैं, ये हो गया हमारा अंगूठा और इसके दोनों पास वाली उंगलियों को इस प्रकार समायोजित करें कि यह तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हों। जब यह बल को प्रदर्शित करे और ये जो पहली वाली अंगुली है यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, तो जो बीच वाली अंगुली होती है यह प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों 90 डिग्री पे हों, तो उस समय अगर अंगूठा बल और अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी उंगली है यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, तो जो बीच की उंगली होगी वह हमारी प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। यही लेंज का दाहिने हाथ का नियम होता है। आप लोग जो हम लैंग्वेज बोले हैं उसी लैंग्वेज को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो नोट्स में हम आपको लिखा रहे हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है क्या, ध्यान से समझिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धारा तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा के लिए प्रयोग होता है। दोनों में यही अंतर है। जो बाएं हाथ का नियम होता है वो वास्तविक धारा के लिए होता है, और जो दाएं हाथ का नियम होता है वो प्रेरित धारा के लिए होता है। वास्तविक धारा यानी रियल करंट, प्रेरित धारा का मतलब इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम और लेक्चर इसका करा देंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।